गुड आफ्टरनून बच्चे। देखिए 10वीं क्लास में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विषय समाज में इतिहास। इसमें ध्यान देंगे, इसमें पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब है भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक के आधार पर यूरोप के जनता की एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। हो गया, फिर से रिपीट। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक के आधार पर यूरोप के जनता की एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट में देखेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था? कारण था सामाजिक। समाज में कहने का मतलब है उच्च वर्ग के लोगों का ही लुई 16 हमेशा साथ देते थे। उन्हीं के साथ घुल मिलकर अपना काम आगे बढ़ाते थे। उसमें वहाँ जो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी वहाँ पर सामंती प्रवृत्ति का प्रथा प्रचलित था। सामंती प्रथा का मतलब है कि उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। वो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी नेता थे। तो इस तरीके से समाज में बहू बेटियों का इज्जत का ख्याल नहीं रखते थे। छोटे कुल के जो है लोग होते थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था और घृणा की दृष्टि से उनको हमेशा देखते थे। इसमें राजनीतिक का मतलब है जैसे वोट देने का अधिकार, तो इसमें उच्च वर्ग के लोगों को ही वोट देने का अधिकार होता था। निम्न वर्ग के लोग या छोटे वर्ग के लोगों को वोट देने का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से लुई 16 जैसे चाहते थे उसी के आधार पर ही सामाजिक राजनीति का जो भाव है तय होता था। तो ये था हमारा फ्रांस की क्रांति का कारण। तो देखेंगे अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। इसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, इनका नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, इसमें भी जो अमेरिकी क्रांति जो हुई थी इसका भी कारण है राजनीतिक, सामाजिक। राजनीतिक का भाव हमेशा बना रहता था। पूंजीपतियों का साथ देना, पूंजीपतियों के साथ घुल मिलकर चलना, उनके आधार पर विभिन्न नियम और कानून को प्रावधान करना, इस तरीके से जो है गतिविधि यहाँ पे काफ़ी प्रचलित थी। सामाजिक का भी काफ़ी प्रभाव बना रहता था। चलिए नेक्स्ट वन। तो इसमें वियना सम्मेलन, ये सम्मेलन क्यों हुआ था? क्योंकि यूरोप में जो है इटली, जर्मनी देशों के साथ हमेशा गलत तरीके से यहाँ पर विभिन्न जगहों को कब्जा करने की दृष्टि से जो है हमेशा कोई भी शासक सोचते थे। लेकिन यहाँ पर सम्मेलन होने का मतलब है वहाँ पर विभिन्न जो जगहों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस सम्मेलन को ही वियना सम्मेलन बोलते हैं। तो ये वियना सम्मेलन इसलिए हुआ है, सभी देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो वियना सम्मेलन में कौन कौन सा देश भाग लिया था? लगभग 4 देश में ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, चारों देशों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया है। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मैटरनिक के द्वारा, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चांसलर का मतलब है जैसे भारत के प्रधानमंत्री है ना, भारत के प्रधानमंत्री हुआ, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया के चांसलर। ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो ये कहने का मतलब, ये समझाने का मतलब है कि चांसलर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखते हैं तो नेपोलियन, ये जो था ये फ्रांस के आधुनिक नवनिर्माता थे। आधुनिक नवनिर्माता, फ्रांस के आधुनिक नवनिर्माता कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। इनका मकसद क्या था? यूरोप की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करना। और ये चाहते थे कि यूरोप के
अर्थव्यवस्था और राजनीति को नष्ट करके अपने अंडर में कब्जा करे, अपने तरीके से नियम और कानून बनाए। ठीक है, इस तरीके से जो फ्रांस के जो शासक थे ये चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उसके बाद मैटरनिक ने क्या किया, इटली को विभिन्न राज्यों में बांट दिया है। कौन कौन सा राज्य में? सिसिली नापोल्स जो था ये बूर्बो वंश के शासक जो थे फर्डिनेंड को सौंप दिया गया था। उसके बाद रोम जो राज्य था इनको भी सौंप दिया, कौन? पोप। उसके बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये जो है ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व पर हमेशा बना रहा। ठीक है, उसके बाद इटली का और राज्य है मोडेना, टस्कनी, परमा। ये जो था, ये तीनों राज्य जो था ये हैब्सबर्ग एक कुल था जो इस हैब्सबर्ग राजवंश के अंदर ही ये सौंपा गया था। उसके बाद जेनेवा, सार्डिनिया, पिडमाउंट, ये सब इटली में ही इनको शामिल रख दिया गया था। तो ये था हमारा, ये यूरोप में राष्ट्रवाद में इतना पॉइंट पड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, आज का क्लास जो हुआ है उसमें ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग आगे देखेंगे, आगे होमवर्क दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? उसके बाद यूरोप में शासन का क्या प्रभाव पड़ा शासन पर? चलिए होमवर्क नोट कर लीजिएगा 10वीं क्लास के बच्चे। होमवर्क में ये पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप में जो शासन हुआ था, विभिन्न राजा लोग आए, अपना शासन किए, किस तरीके से जो अपना शासन का प्रकोप बनाए रखा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इटली को कितने राज्यों में बांटा गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक, और आप लोग ये क्वेश्चन जो है जब स्कूल खुलेगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आइएगा, तो परीक्षा के टाइम पर जो आपको 20 नंबर मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट